नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा जितने भी आरबीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 से संबंधित जो ज्योग्राफी के पार्ट है। क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पार्ट है, भूगोल का जो पार्ट है, उस पार्ट में से इस पूरे पार्ट को इस एक वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वन लाइनर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको इसमें के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 6 क्लास के ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं उन सब को मैंने टॉपिक वाइज जो है वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा दे रखा है उस टॉपिक का नाम है हमारा ब्रह्मांड। टॉपिक का नाम है हमारा ब्रह्मांड। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप 6 क्लास की बुक को जरूर देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक उसमें दिया हुआ है हमारा ब्रह्मांड। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वन लाइनर ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारामंडल। या तारामंडल कहो या नक्षत्र मंडल कहो, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि आकाश में दिखाई देने वाले जो तारों का विभिन्न समूह होता है उसे तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के 7 तारों का जो समूह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत के अंतर्गत आसमान में जो दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल जो यही सप्तऋषि मंडल है इसे फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सॉसपैन या फिर हत्थे वाली ढेगीची। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सप्तऋषि मंडल जो ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल, यही सप्तऋषि मंडल जिसे भारत में सप्तऋषि मंडल कहा जाता है उसे ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खेत जुताई वाले हल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए आगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सप्तऋषि मंडल को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? तो वहां उसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ध्रुव तारे के द्वारा कौन सी दिशा का पता लगाया जाता है? ध्रुव तारा जो होता है आप सबको पता है, ध्रुव तारा सबने लगभग देखा होगा। तो उस ध्रुव तारे के द्वारा कौन सी दिशा का पता लगाया जाता है? तो वो उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है विशेष तौर से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उत्तर दिशा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? पोल स्टार जो है उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो उसे ध्रुव तारा नाम से पुकारा गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि को क्या कहा जाता है? तो इन सबको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तारे किन गैसों के मिश्रण से बने होते हैं? तारे जो होते हैं ना वो कौन से गैसों के मिश्रण से बने होते हैं? तो मुख्यतः याद रखिएगा आप, हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों से बनकर मिलकर बने होते हैं। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं तारे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विभिन्न तारे, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आकाश गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, विभिन्न तारों का और उनके अवशेषों का, धूल कणों का और गैसों का जो भंडार होता है, असीमित भंडार, उसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तारों के छोटे समूह को क्या कहा जाता है? तारों का जो छोटा समूह होता है ना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तारामंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? एक वर्ष के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कितनी यात्रा तय करता है? तो वह जो है 95 खरब किलोमीटर लगभग तय करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। 13 दिया हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कंप्लीटली जरूर याद रखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वह है सूर्य, यानी कि सूर्य आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, धूमकेतु या पुच्छल तारे का मुंह होता है। याद रखिएगा, धूमकेतु जो आप सबने देखा होगा आकाश के अंतर्गत कभी कभी बनता है, तो इसका मुंह जो है वो किस तरफ होता है? तो वह होता है सूर्य की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला सरचित धूमकेतु कौन सा है? पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला सरचित धूमकेतु जो है वह कौन सा है? तो उसका नाम है हैली। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतिम बार हैली को कब देखा गया? अंतिम बार जो ये हैली जो था धूमकेतु, इसे कब देखा गया था? तो इसे देखा गया था 1986 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, अगली बार हैली धूमकेतु जो है वापस कब दिखाई देगा? तो ये लगभग दिखाई देगा 2062 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैली धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, प्रति 76 ईयर के बाद में जो है यह हमें दिखाई देता है। चलिए आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है। ग्रह का जो चक्कर लगाने वाला पिंड है वह क्या कहलाता है? तो उसे उपग्रह कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तारे चमकते हैं। तो याद रखिएगा, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो असंख्य आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो देखिए मित्रों, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था क्लास 6 के ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा ब्रह्मांड, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आगे की क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 2 है सौर परिवार। ये क्लास 6 का सेकेंड नंबर टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वापस देखिएगा, सौर मंडल का जो सभी खगोलीय पिंड होते हैं ना, वह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का कक्ष उसे कहा जाता है, तो कक्ष कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य रहता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो याद रखिएगा, कोपरनिकस के द्वारा ये सारी पहले जो है बात बताई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई? ये भी काफी इंपॉर्टेंट, आधुनिक वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की आयु लगभग कितनी बताई है? तो इसकी आयु बताई है लगभग 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, आगे देखिएगा, सौर मंडल को किसने बांधे रखा है? याद रखिएगा, सौर मंडल जो है वो अब तक किससे बंधा हुआ है? तो वह जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण विद्यमान है। ठीक है, तो ये भी आप चीज याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, इसे आप बिल्कुल कंप्लीटली याद जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्लूटो को एक बौने ग्रह का दर्जा कब दिया गया? प्लूटो जो है, प्लूटो नामक एक बौना ग्रह है, तो इसे बौने ग्रह, पहले इसे पूरा ग्रह माना जाता था, लेकिन कुछ रिसर्च के माध्यम से पता चला कि ये एक बौना ग्रह है, तो इसे बौना ग्रह का दर्जा जो है वो कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, सन 2006 के अंतर्गत। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आंतरिक ग्रहों में शामिल है। याद रखिएगा, टोटल ग्रहों की संख्या कितनी? 8 है, ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, उनमें से जो आंतरिक ग्रह है, यानी शुरुआत जो फर्स्ट जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं, ये भी कह सकते हैं आप, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। तो उसमें कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये है आंतरिक ग्रह। और आगे देखिएगा, गैसीय ग्रह किसे कहा जाता है?
या बाहरी ग्रह किसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो टोटल 4 पहले थे आंतरिक ग्रह और 4 थे गैसीय ग्रह यानी महाग्रह, तो टोटल हो गए 8 ग्रह, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसे छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौर मंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का ग्रहों में कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का ग्रहों में जो है वह तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। सबसे पहला कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, फिर आता है शुक्र और फिर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का कौन सा स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है वह सौर मंडल का कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है। तो 5वें नंबर का बड़ा ग्रह, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार हमें जो है मिस्टेक करवा लेते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का कौन से नंबर का ग्रह है, तो वह होगा 3rd नंबर वाला। और आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो सौर मंडल का आकार की दृष्टि से पृथ्वी का जो नंबर आता है वह 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है, पृथ्वी पर जो तापमान बना रहता है ना उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है वायुमंडल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के कितने परिमंडल है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप याद रखिएगा। और यकीन नहीं है तो ये क्वेश्चन लास्ट रीट के जो एग्जाम हुए थे शायद 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी के कितने परिमंडल है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के परिमंडल की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन से, तो देखिएगा एक तो है स्थल मंडल, ठीक है, और एक है जल मंडल, एक है वायुमंडल और एक है जैव मंडल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो पृथ्वी के 4 परिमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल विद्यमान है। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जल विद्यमान है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वह है चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के ही समान सघन वायुमंडल कौन से ग्रह पर विद्यमान है। तो वह जो है टाइटन है, शनि का एक ग्रह है, उपग्रह शनि का उपग्रह है टाइटन, वहां पर जो है पृथ्वी के समान ही सघन वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये वाला आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइटन किसका उपग्रह है। तो शनि का उपग्रह, अभी मैंने बताया, ठीक है। आगे देखिएगा, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी जो है वह कितनी बड़ी है। तो वह 81 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है, 81 गुना बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। तो लगभग जो है 29 दिन लगते हैं, यानी 29 डेज लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो 27 डेज। ये आप याद रखिएगा, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लगता है वो 29 डेज है, और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय है वह है 27 डेज, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है जो आप ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी में स्थित, याद रखिएगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है इनके बीच की, यानी ये मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, इनके बीच की जो ये वाली पट्टी है ना, इस पट्टी के अंतर्गत मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे जो पिंड है उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अवांतर ग्रह कहा जाता है, या तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं या अवांतर ग्रह कहते हैं। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, थोड़ा घुमाने वाला है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। आगे दिया हुआ है, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें देखा जाता है। टूटते हुए तारे जो आपने देखे होंगे ना वो कौन होते हैं। तो वो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है ना, बहुत बार दिखते हैं ये, तो याद रखिएगा उल्का पिंड को कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है,
पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? एक पखवाड़ा जो है वो कितने दिनों का होता है? तो वो हाफ मंथ होता है, यानी कि 15 डेज का होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। ठीक है, जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है जीवंत ग्रह। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जीवंत ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक और नाम है इसका नीला ग्रह। ठीक है, क्योंकि यहाँ जल है ना, इसलिए नीला दिखता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जो है वो कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में जो है यहाँ पृथ्वी स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ग्रहों की संख्या कितनी? 8 है, ये हमें थोड़ी देर पहले देख लिया था। तो देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ना, टॉपिक नंबर 3 दिया हुआ है। 3rd टॉपिक है अंतरिक्ष खोज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्र का महान पिरामिड जो है वो कौन से तारे के समान है या कौन से तारे से संबंधित है? तो वह संबंधित है ध्रुव तारे से संबंधित। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहां से मिलते हैं? तो वह मिलते हैं जर्मनी से। आगे दिया हुआ है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत द्वारा प्रथम बार अंतरिक्ष में भेजा गया जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम क्या था? उसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह की थी इरेटोस्थनीज ने। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे दिया हुआ है, भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? तो सिद्धांत शिरोमणि। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? भारत के कौन से खगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो वो है भास्कराचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था हैंस लिप्जर्सी ने। और वो कहाँ के थे? तो हॉलैंड नीदरलैंड के थे, तो उन्होंने ये इसका आविष्कार किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य सबसे पहले दूरबीन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? देखिए वो केवल दूरबीन थी, और ये जो दूरबीन है वो आकाशीय पिंडों को देखने वाली प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था गैलीलियो नामक व्यक्ति ने। इटली से संबंधित है, इटली से हैं, और 1610 में उन्होंने जो है ये आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन जो है मास्ट वह कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित है? तो उदयपुर के अंतर्गत फतेह सागर झील जो है वहां पर एक टापू बना हुआ उस पर स्थापित है। और एक चीज याद रखिएगा कि मास्ट का पूरा नाम क्या है? तो मास्ट का पूरा नाम है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। याद रखिएगा, ये मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार ये नाम भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि मास्ट जो सबसे बड़ी दूरबीन है देश की वो कहाँ स्थापित है? तो उदयपुर के अंतर्गत फतेह सागर झील पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का प्रारंभ किया था, वो कहाँ कहाँ किया था? याद रखिएगा, सवाई जयसिंह के द्वारा सौर वेधशाला जो स्थापित की गई थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, टोटल 5 जगह पर जो है इन्होंने ये सौर दूरबीन स्थापित की थी। ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप इतना सा ये भी देख लीजिएगा कि सबसे पहले जो दिल्ली में स्थापित की गई थी ना, दिल्ली में जो पहली वेधशाला स्थापित की गई थी वो कब की गई थी? तो वह की गई थी 1724 के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद जयपुर में जो की गई थी वह की थी 1734 के अंतर्गत। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही पूछी जाती है एग्जाम में, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का आविष्कार किया? याद रखिएगा, 3 यंत्र भी बनाए थे उन्होंने, बनवाए थे, तो उसका आविष्कार किया था। तो कौन से 3 यंत्र थे? देखिए सबसे बड़ा जो यंत्र था उसका नाम है सम्राट यंत्र,
उसके बाद में जयप्रकाश यंत्र और फिर था राम यंत्र। तो ये भी आप याद रखिएगा, तीनों यंत्रों के ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ा यंत्र कौन सा था, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित आविष्कार, तो वो है सम्राट यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी जो पलायन वेग है वो कितना होना चाहिए, तो प्रति सेकंड जो है करीब ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। भारत का, देखिए भारत का आर्यभट्ट था। विश्व का कौन सा है, तो स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक है, जो कि उस समय तत्कालिक सोवियत संघ था, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया था 1957 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था। अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे पहला जो जीवित प्राणी था ना, वो कौन था, तो वह देखिए लाइका नामक एक कुतिया थी। ठीक है, जो स्पुतनिक सेकंड के अंतर्गत उसे भेजा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए, स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया था लाइका नामक एक कुतिया को। ठीक है, और स्पुतनिक सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरी गागरिन नाम से जो व्यक्ति था, उन्होंने ही पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, और वह जिस यान में गए थे उसका नाम था वास्तोक फर्स्ट। ठीक है, और यह था 1961 के अंतर्गत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर पहली बार कब पहुंचा था। ठीक है ना, कौन कब पहुंचा था, तो चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य जो है कब पहुंचा था, तो 1969 के अंतर्गत पहुंचा था अपोलो 11 के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, और उस समय जो है चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किस अंतरिक्ष यात्री ने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने ही रखा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 के अंतर्गत गए थे और सीयूज T11 यान के अंतर्गत गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक यानी महिला थी, वो कौन थी, तो वह थी सुनीता विलियम्स। ठीक है ना, ये भारतीय मूल की थी और अमेरिका की नागरिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इसरो का पूरा नाम क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसे आप याद रखिएगा। इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 है, इसरो का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया था, तो 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गति देने का श्रेय किसको जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जो है वह किसे जाता है, तो वह जाता है विक्रम साराभाई। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो वह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया था, तो 1975 के अंतर्गत सोवियत संघ के जो बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र था वहां से ये किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1975 में। और कहां से, तो सोवियत संघ के बेकानूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान जो है उसे कब प्रक्षेपित किया गया, तो नवंबर 2013 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया, अक्टूबर 2008 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है, तो उसका नाम है एस्ट्रोसेट, जो कि अक्टूबर 2015 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो जयपुर के अंतर्गत की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टॉपिक नंबर 4 दिया हुआ है, ग्लोब। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए।
तो पूरे वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक से, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सारे के सारे जरूर आप देखिएगा, पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति जो है भू आभीय या फिर प्रत्याकार है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है, तो वह है 12,756.6 किलोमीटर, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। फिर है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,714 किलोमीटर, यहाँ 12,756 है, यहाँ 12,714 है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, तो देखिए वह है 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो वह है 40,008 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो जॉन रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने फ्रांस के हैं वो, और 1661 के अंतर्गत उन्होंने पता लगाया था, ठीक है, 1671, ठीक है ना, 71 के अंतर्गत। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का अक्ष जो है अपने परिक्रमण तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वह जो है 67.5 डिग्री का कोण बनाता है, 67.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ खींची जाती है, कहाँ खींची गई है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो ध्रुव पर खींची जाती है, ये आप याद रखिएगा। ये जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी दोनों तरफ ध्रुव होते हैं ना, तो यहाँ जो है 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसकी भूमध्य रेखा है, और उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री की जो ये रेखा खींची जाती है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का निर्माण करती हैं, तो उसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है ना। 67.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ विद्यमान होती है, तो वो दक्षिणी ध्रुव पर होती है। मैंने अभी बताया था, ये जो है दक्षिण ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये बीच में जो है पृथ्वी के बीच बीच में भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा ये जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है, और इस तरफ दक्षिण अक्षांश पर ये जो 23.5 डिग्री होती है यहाँ नीचे, ठीक है ना, इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अभी हमने देखा था 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आर्कटिक वृत्त कहा गया था, और 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कि आप छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर जो 67.5 डिग्री होता है ना, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो 67.5 डिग्री होता है ये दक्षिणी अक्षांश है। तो इसे तो आप कहोगे आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक, और इसे आप कहोगे अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये आप दोनों याद जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें ही हमें जो कंफ्यूज करती हैं, और यही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक रहता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिक जल भाग रहता है, स्थल भाग रहता है, क्या रहता है, तो वहां ज्यादातर जो है स्थल भाग रहता है, ठीक। आगे देखिएगा, कुल अक्षांश 188 हैं तथा व्रत कितने हैं, तो व्रत जो है टोटल, देखिए अक्षांश की अगर बात करें तो कुल अक्षांश जो होते हैं ना, यहाँ पे ये टोटल जो अक्षांश होता है, ये अक्षांश टोटल होते हैं 181, ठीक है ना। और अगर व्रत की बात करें तो ये जो पृथ्वी बनी हुई इस पर जो ये व्रत बने होते हैं ना पूरे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये व्रत की संख्या जो होती है वह होती है 179, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाले जो होते हैं ना 90 डिग्री के, वो दोनों इसमें गिने नहीं जाते। अगर 90 डिग्री को इसमें साथ गिनोगे तो जो है वो 181 हो जाएगा, और इन दोनों को हटा दोगे तो आप जो है 179 हो, क्योंकि ये एक पूरा व्रत नहीं होता है दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर होती है, यानी लगभग 111 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? तो वह होती है 31 मीटर, ठीक है। आगे दिया हुआ है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी अत्यधिक रहती है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए मित्रों, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। ये है पृथ्वी, ठीक है। ये जो है वहां पर है, ये 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा की तरफ कहता है कि कर्क रेखा, तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है। अब इसके बीच का जो ये पूरा भाग है ना, ये वाला, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को जो है, इस भाग को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। ये आप याद रखिए, इस भाग को कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इनके बीच का ये जो पूरा भाग है ये उष्णकटिबंधीय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत और मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत के मध्य तापमान मध्यम रहता है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिएगा, एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसका भी। ये पृथ्वी है, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, ये देखिएगा, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब ये कह रहा है कि कर्क रेखा से, यानी कि ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है ना, और इसके बाद कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत, ये आर्कटिक व्रत है 67.5 डिग्री का, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है ना। तो इसके बीच का ये जो भाग है ना, ये वाला, और यहाँ पर जो है ये आएगी मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आएगी वो क्या आएगी? अटलांटिक व्रत आएगा, ये 67.5 डिग्री का। तो ये वाला जो भाग है कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत और यहाँ पर जो है मकर रेखा से अटलांटिक व्रत, इन दोनों के बीच का ये वाला जो भाग है ना, वो क्या करे? ये वाला, केवल ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधीय, सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्कटिक व्रत से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक व्रत से दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो स्थान होता है वो अत्यधिक ठंडे रहते हैं, क्योंकि वहां बर्फ जमी रहती है। इससे यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि पृथ्वी है, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब यहाँ पर जो हमने देखा था कि वो एक आर्कटिक व्रत हमने यहाँ देखा था 67.5 डिग्री का, ठीक है ना, और यह हमने देखा था 67.5 डिग्री का अंटार्कटिक व्रत। अब इसके बीच, और ये जो है ध्रुव है, ये ऊपर वाला, ये पूरा ध्रुव है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? तो ये भाग जो है, ये वाला कहलाता है शीत कटिबंधीय, ठीक है ना। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और यहाँ पर जो है ध्रुव पर 90 डिग्री का जो एक बनता है ना, या 90 डिग्री का, वो दोनों ही यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है, काफी ठंडा होता है ये। आगे देखते हैं। 21 है अक्षांश स्थान का विस्तार बताते हैं। अक्षांश जो है ना, वो स्थान का विस्तार बताते हैं, किसी स्थान का विस्तार बताते हैं, कौन? अक्षांश। जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं वह किस लिए प्रयोग होती है? देखिएगा, अक्षांश और देशांतर 2 रेखाएं होती हैं। अक्षांश जो है वो अक्षांश जो है ना, वो एक स्थान का विस्तार बताते हैं, किसी भी स्थान का विस्तार बताते हैं। तो उसी की तरह जो देशांतर रेखा होती है ना, वो क्या बताती है? तो वह हमें समय ज्ञात करने बताती है। क्या बताती है? समय ज्ञात करने के लिए जो है होती है कौन? देशांतर रेखा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला भी है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कंप्लीटली, ठीक है। आगे दिया हुआ है देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती हैं? तो अर्धवृत्ताकार के रूप में खींची जाती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। याद रखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट है यहाँ पर, 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है? तो 1 डिग्री घूमती है। ये भी आप याद रखिएगा, 1 डिग्री पृथ्वी जब घूमती है तो कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है? देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिएगा GMT यानी कि ग्रीनविच जो रेखा होती है उसका मीन टाइम ज्ञात करना के सापेक्ष स्थानीय मानक समय ज्ञात करना। यानी कि याद रखना, ग्रीनविच रेखा के मानक जो हैं स्थानीय मानक समय
LST जो है वो ज्ञात करना होता है इसका देशांतरों का मुख्य कार्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहां का मानक समय निर्धारित होता है। ये आप अभी बता दिया, हमने अभी देख लिया थोड़ी देर पहले। आगे दिया हुआ है रूस व अमेरिका में कितने मानक समय हैं, तो वहाँ जो है रूस में भी 9 है और अमेरिका में भी 9 मानक समय, भारत में एक ही है, याद रखिएगा। आ जाएगा, आगे देखिएगा 27 दिया हुआ है भारत का मानक समय। आगे देखो IST, ठीक है ना, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत का मानक समय कितना है, तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप कंप्लीटली जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यह और ये कहां पर है याद रखिएगा, और ये मुख्य रूप से कहां से ज्ञात किया है, तो भारत के मध्य में जो स्थित है ना, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है, वहां पर जो एक जमीरपुर है, वहां पर नैनी नामक जो स्थान है, याद रखिएगा नैनी नामक गांव है, वहां से जो है समय ज्ञात किया गया है। तो ये नैनी नाम भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, ये नैनी नाम है ना, छोटा है लेकिन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। आगे देखिएगा, यह ग्रीनविच कितने आगे हैं, देखिए हमारे जो भारत का जो समय है ना, वो ग्रीनविच से कुछ घंटे आगे हैं, तो कितने घंटे, तो 5.5 घंटे जो है आगे हैं भारत। ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रीनविच रेखा से समय। आगे दिया हुआ है देशांतरों के मध्य जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोरे। नेक्स्ट जो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कटिबंध कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश व देशांतर रेखा कहाँ मिलती है, तो वह अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आगे दिया हुआ है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, तो 1884 के अंतर्गत। ठीक है, ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो उसे जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को किन बराबर भागों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटती हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो पृथ्वी है ना, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का समय जो है ग्रीनविच से पीछे रहता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि पृथ्वी जो है कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये याद रखना, ये काफी बार एग्जाम पूछा था। पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एक चीज याद रखिएगा, डायग्राम देखिएगा आप, पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो ग्रीनविच से पूर्व दिशा में, यानी कि ये है ग्रीनविच, माना कि ग्रीनविच है, ये जो है वो पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है ना, दूसरी चीज ग्रीनविच से पूर्व की दिशा की तरफ जाते हैं ना, तो समय ग्रीनविच से आगे होता है, मतलब कि समय +4 मिनट होता है। ठीक है, और एक जैसे ही हम 1 डिग्री पे जाएंगे, 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो +4 मिनट और बढ़ जाएगा, फिर 1 डिग्री बढ़ेंगे तो फिर 4 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। और इस तरफ जब आते हैं ना, तो -4 मिनट होते हैं, मतलब जैसे कि 1 डिग्री इसमें आ गया तो 4 मिनट कम हो जाएगी, जो समय है उसमें 4 मिनट कम हो जाएगा, फिर आ गया तो फिर 4 मिनट कम हो जाएगा, इस प्रकार से समय होता है। ठीक है, आगे दिया 36 है, कितने देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है, तो 180 जो है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर, याद रखिएगा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है, तो ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 21 जून आप याद रखना, 21 जून कर्क रेखा और ग्रीष्म अयनांत, ये नाम याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, कहां चमकता है, मकर रेखा पर, और वहां था 21 जून कर्क रेखा पर, जिससे कर्क रेखा पर मकर रेखा पर, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर रात जो है सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, ये क्या कहलाता है, शीत अयनांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर, सीधा विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर, ठीक है, वहीं पर सीधा चमकता है, इससे दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। और 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 मार्च को शरद विषुव कहते हैं। ये भी आप नाम याद रखिएगा, नाम सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में। आगे जब सूर्य पृथ्वी
याद रखिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होता है, यानी कि यहाँ पर जो है सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर जो कौन है, चंद्रमा, ठीक है, ये तीनों ही एक सीध में है। जब एक सीधी सरल रेखा में होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को सीजी की कहते हैं। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सीजी की नाम याद आएगा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति को सीजी की कहते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, यानी कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये चंद्रमा है। अब इन दोनों के बीच में, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, मतलब यहां पर जो है पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी मध्य में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है ना, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह हमेशा कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन ये घटना होती है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रत्येक पूर्णिमा को भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है, मतलब मानिए कि ये सूर्य है और यहाँ पर जो है ये पृथ्वी है, अब यहाँ बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है ना, तब पृथ्वी के कुछ हिस्से जो है सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सिंपल याद रखिए, अगर पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण होगा, और अगर चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है ना। और ये अमावस को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस को। ये भी आप याद रखना कि सूर्य ग्रहण अमावस को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और एक चीज, एक ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा कि जब पृथ्वी बीच में हो, ये दोनों अलग अलग हैं, पृथ्वी बीच में हो तब वह चंद्र ग्रहण होगा, और अगर बीच में मान लो कि बीच में चंद्रमा होगा, बाकी दोनों इस तरफ होंगे, तो चंद्रमा के समय में सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 44 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी की किस गति से दिन व रात का पता चलता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और एक होती है वार्षिक गति। तो घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी की किस गति से जो है दिन व रात होते हैं, तो वह घूर्णन गति के कारण होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है, इसलिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का समय लगता है। इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक गति। इससे क्या होता है, इससे जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। याद रखिए, कौन सी गति, याद रखिए ऋतु परिवर्तन कौन सी गति से होता है, तो वार्षिक गति से। वार्षिक गति कहो या फिर आप परिक्रमण गति भी से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 5 है मानचित्र। क्या है, मानचित्र। देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए थे, जर्मनी में बनाए गए थे, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया। सबसे पहले जो है मानचित्र नॉर्मल थे, और उसके बाद में जो है मानचित्र पर सबसे पहले देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो है किसने दर्शाई थी, तो वह जो टॉलेमी नामक व्यक्ति था उसने दर्शाई थी। उसने जो मानचित्र बनाया था, उस मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया, ठीक है। नई दुनिया किसे कहते हैं, तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, अमेरिका की खोज किसने की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज जो है किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी 1492 के अंतर्गत, ठीक है। आगे दिया हुआ है, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे। याद रखना, वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे सबसे पहले, तो वो कौन से तट पर पहुंचे थे, तो ये भारत पहुंचे थे 1498 में केरल के कालीकट तट पर, ठीक है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंपास नामक यंत्र जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटा ही टॉपिक है, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। किसी छोटे क्षेत्र का, याद रखिएगा, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो उसे खाका कहते हैं। क्या कहते हैं, खाका, ठीक है। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा कोई छोटा क्षेत्र है, मतलब इतना क्षेत्र है और इसे मानचित्र में इतना बड़ा दर्शाया गया है, तो इसे
कौन से मानचित्र में रखा जाता है, क्या कहा जाता है, कौन से मानचित्र के नाम से जाना जाता है, तो कैडिस्टल या भूसंपत्ति जो मानचित्र होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, तो उसे एटलस कहते हैं। बहुत सारे मानचित्रों का हम संकलन कर लेते हैं तो संकलित रूप को एटलस कहा जाता है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा बताती है, तो उत्तर दिशा बताती है। कौन सी दिशा बताती है, उत्तर दिशा बताती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह, याद रखिएगा, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रूट चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट चिन्ह कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7 है महाद्वीप एवं महासागर। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। 2 टॉपिक और रहे हैं। ठीक है ना, महाद्वीप महासागर और एक पर्यावरणीय प्रदेश नाम से लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। चलिए देखिएगा महाद्वीप व महासागर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 6 है महाद्वीप और महासागर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है, तो लगभग 29% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महासागर है, यानी कि जल है, तो 71% भाग पर। ठीक है, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है, तो 5 महासागरों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः 4 है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया की पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है, याद रखें एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जगह जो है उसे क्या कहते हैं, तो सुएज नहर या फिर लाल सागर के द्वारा दोनों ही अलग होते हैं, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, याद रखिएगा एशिया जो है ना, या एशिया है, इसके पूर्व में जो है कौन सा महासागर है, तो वो प्रशांत महासागर। ठीक है, एशिया के उत्तर में जो है या इस तरफ जो है वो कौन है, तो वह है आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण के अंदर का हिंद महासागर है। ठीक है, आगे दिया हुआ, एशिया को यूरोप से अलग करने कौन करता है, एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, तो वो यूराल पर्वत या कैस्पियन सागर भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, यूराल पर्वत भी कहते हैं और यूराल नदी भी कहते हैं, याद रखना यूराल नदी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो मृत सागर यानी समुद्र तल से लगभग 418 मीटर नीचे है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो लगभग 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वह है तिब्बत का पठार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वह है तिब्बत का पठार। ठीक है, आगे दिया हुआ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार, जिसे सत भी कहते हैं। ठीक है ना, विश्व की सत भी कहते हैं पामीर का पठार। ठीक है ना, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह यांग टीसी, जो कि चीन में बहती है। कहाँ बहती है, चीन में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों अक्षांश प्रमुख रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो है निकलती हैं, गुजरती हैं, तो देखिएगा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप। तीनों अक्षांश रेखाएं कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है ना, यानी भूमध्य रेखा। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बीच में से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका के अंतर्गत है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी अफ्रीका में ही है नील नदी। ठीक है, 21 है, नमीब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नमीब व कालाहारी मरुस्थल जो है कौन से महाद्वीप का भाग है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो वह विक्टोरिया झील से होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो उसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। ठीक है, आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसे छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो वह है किलिमंजारो। याद रखिए, नाम थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, किलिमंजारो। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बार रीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, और ये कहाँ था? लास्ट बार तो तंजानिया के अंतर्गत, याद रखिएगा, तंजानिया के अंतर्गत लास्ट रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट देनाली। माउंट देनाली जो है ना, वह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा व गहरा गर्त कौन सा है? तो ग्रैंड कैनियन है विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर झील। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान झील क्षेत्र जो उत्तरी अमेरिका में, उसमें लगभग 5 झीलें शामिल है, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, आगे दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ठीक है, अफ्फा क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अफ्फा क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? तो वह है अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वह है अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। आगे दिया हुआ है, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, धरती के फेफड़े जो है नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वह प्रसिद्ध अमेजन क्षेत्र जो है उसे धरती के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे दिया हुआ, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के जो बागान है, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के जो बागान है ना, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। आगे दिया हुआ है 34 है, अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी 1773 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा था? तो 1821 में जॉन डेविस ने रखा था। ठीक है, ये इन्होंने केवल खोज की थी और इन्होंने जो है सबसे पहले ये वहां पर गए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ अधिकतर बर्फ ही जमा रहता है। ठीक है, तो सबसे ठंडा ही रहेगा फिर तो। आगे दिया हुआ है 37 है, अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, जो कि 1960 के अंतर्गत वहां पर गए थे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है यूरोप। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? तो यूरेशिया नाम से जाना जाता है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग होता है ना, संयुक्त भाग है, उसे कहा जाता है यूरेशिया। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है और ये यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल क्लियर है ये तो। आगे दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूहों के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो आशेनिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? आशेनिया। जब ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती जो द्वीप है उनसे मिला हुआ रहता है ना, तब इसे जो है आशेनिया कहा जाता है। ठीक है, मिला हुआ रहने के कारण। आगे है, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार जो है वो कौन सी है? तो वह ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया, तो पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पूरा 12th तक का सिलेबस आपके साथ लेकर आने वाला हूँ वन लाइनर के रूप में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 46 दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध जो है कहाँ से? तो वो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, वहाँ मेरिनो भेड़ काफ़ी पाई जाती है।
नेक्स्ट है कलगुरली और कुलगारडी नामक क्या है, तो ये सोने की खाने हैं, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है 48 है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है, तो मर्रे और डार्लिंग, ये दोनों ही जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां, मर्रे डार्लिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो सब जानते हैं, बहुत ही स्मॉल एंड बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो वह त्रिभुजाकार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो वह है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के समान है, ठीक है, इस प्रकार से, ये भी त्रिभुज के समान, ठीक है। आगे दिया हुआ है पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वह है मैरियाना गर्त, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, काफी क्वेश्चन है इसमें, थोड़े से और रहे हैं, बस पूरे हो जाएंगे। प्रशांत महासागर के तटीय भाग जहां सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के तटीय भाग जहां पर सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अग्नि मेखला यानी फायर रिंग कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह अटलांटिक महासागर, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे दिया हुआ है अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, कैसे है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, यानी इस प्रकार से इसकी आकृति है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान जो इसकी आकृति है। आगे है डागर बैंक और ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के बैंक है, तो ये जो है मछली पकड़ने के दो बैंक है, जो कि अटलांटिक महासागर में काफी फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि डागर बैंक या ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है या किससे संबंधित है, मछली पकड़ने के संबंधित है, और ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 57 है, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है, यानी कटक जो है कौन से महासागर में ज्यादा है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। फिर है विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है, तो वह है मध्य अटलांटिक कटक, वो सबसे लंबा है विश्व का महासागरीय कटक। आगे है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। आगे है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर। आगे देखिएगा आर्कटिक की आकृति किसके समान है, तो वो अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है, ठीक है, अंग्रेजी के डी अक्षर के समान। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, याद रखेंगे आर्कटिक और प्रशांत महासागर इन दोनों को कौन सी जल संधि जो आपस में जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि जो है वो इन्हें जोड़ती है, ठीक है। आगे दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर कौन सी, प्रशांत महासागर था अभी अटलांटिक महासागर है, तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है, और प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट रहा है। अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक रहा है, टॉपिक नंबर 7 है पर्यावरणीय प्रदेश, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती हैं, तो वह ध्रुवों पर पड़ती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये जो ध्रुव है तो यहाँ जो है तिरछी पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सीधी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये देखिएगा, ये है भूमध्य रेखा, यहाँ पर बीच में 0 डिग्री, ठीक है, और ये है ध्रुव दोनों, तो जैसे ही हम इस तरफ बढ़ेंगे ना, तो यहाँ तापमान अधिक है, और आगे जाएंगे तापमान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो तमिलनाडु के अंतर्गत। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु व केरल के मध्य, ठीक है ना। स्टेपी घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो वह जो है यूरोप के अंतर्गत स्टेपी घास, ठीक है ना। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी जो है वो यूरोप के अंतर्गत। याक जो है ना, याक संबंधित किससे संबंधित है, तो शीत मरुस्थल लद्दाख से संबंधित, लद्दाख के अंतर्गत जो है याक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसे याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, 9 नंबर है एस्किमो के बर्फ से बने, एस्किमो जाति के जो लोग हैं ना, उनके बर्फ से बने हुए जो घर होते हैं क्या कहते हैं, उसे इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्लू। नेक्स्ट है सील व वालरस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, शील व वालरस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और है, रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, रेत के टीले जो उन्हें दोहरे के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, दोहरे के नाम से जाना जाता है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, देख लिया हमने।
लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव पर स्थित है जो उसे आर्कटिक व्रत कहते हैं, ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो मित्रों इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।